अगर आप सभी क्लास 10th में है और आप सभी ने अभी बोर्ड एग्जाम्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है कि अगर आप सभी बोर्ड एग्जाम से कुछ भी नहीं आ रहा है, क्लास 10th हिंदी में आप सभी बोर्ड एग्जाम में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सभी से कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो स्टूडेंट्स अगर आप सभी का 70 मार्क्स का ये पेपर है तो स्टूडेंट्स मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप सभी 50 मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सभी से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो स्टूडेंट्स मैं 100% कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद हम खुद कहने वाले हैं कि हमारे 50 मार्क्स आ गए और आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ये वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। मैं 100% आप सभी के लिए बोल रहा हूं। तो आइएगा, बिल्कुल भी देने करते इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं आप सभी को, पहले आप सभी को जो है 10 MCQ के प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप सभी को बहुत प्रश्न आते हैं शुरू में, तो स्टूडेंट्स इनको तो छोड़ेगा आप सभी। पहले हम जो है यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे पास 2026 का ये पेपर भी है, ठीक है, और 2025 का भी मेरे पास पेपर है, ठीक है। देखिएगा 2026 का और 2025 में दोनों में ट्रिक लगाने वाला हूं। 2025 वाले भी और 2026 वाला जो पेपर है उसमें भी मैं ट्रिक लगाने वाला हूं, ठीक है, दोनों बताऊंगा। अब पहले देख लेते हैं हम 2026 के। 2025 वाले प्रश्न जो कि पिछले बार पूछा गया था उसको या 2026 वाले को, दोनों को। तो 2026 वाले में पहले हम जो है 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं शुरू के, क्योंकि रचना से रिलेटेड है। इनमें मैं ट्रिक बताऊंगा क्या करेंगे। तो आप सभी से पहले यहां से स्टार्ट हो जाना है, क्वेश्चन नंबर 11 से। यहां से आप सभी का रस वगैरह, छंद वगैरह, अलंकार। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन आप सभी किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइएगा। पहले क्वेश्चन के लिए मैंने यहां पर ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। आप सभी को क्या करना है, हास्य रस और करुण रस, इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, स्थायी भाव पूछा जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, और यहां पर एग्जांपल वगैरह दे देता कोई, तो इसमें पूछा जाता है पहचान। तो पहचान क्या है, हंसने की बात होगी, इसमें किसी की वेशभूषा, आकृति देख, आकृति वगैरह ये चीज आनेंगी। किसी की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होते हैं तो हास कहते हैं। आप वहां पर हंसने की बात मिलेगी, या स्थायी भाव होता है हास्य रस का हास, ये चीज आ गया। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक, और पहचान क्या है, यहां पर दुख की बात होगी। एक किसी की प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के विनाश की आशंका से उत्पन्न जो शोक होता है उसे हास्य करुण रस कहते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, हास्य रस करुण रस से रिलेटेड क्या पूछा गया। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो स्टूडेंट्स हमने बता दिया करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक होता है। और ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं, दूसरा को पेपर भी चलूंगा उसमें ही मिल जाएगा। तो हमने यहां से बन के देखो करुण रस का स्थायी भाव होगा, यहां से एक नंबर यहां से आप सभी का बन गया। और 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप सभी का अलंकार से रिलेटेड, ठीक है। अलंकार से रिलेटेड आता है और यहां पर अलंकार पढ़ा देता हूं। पहले देखिएगा, ज्यादा मैंने पूरी डिटेल में नहीं पढ़ाया, ठीक है। जो चीज आती है बोर्ड एग्जाम में वही पढ़ाया है। 3 अलंकार पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, उपमा अलंकार। रूपक की अलंकार क्या पहचान होगी, जहां भी योजक चिन्ह लगा हुआ मिला होगा, ठीक है। आपसे को एग्जाम्पल दिया जाएगा और वहां पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। जहां भी सेंटेंस में योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा तो वहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। और जहां भी सेंटेंस में मानू, मानो, जनू, जानो, जाने हूं ये मिलेगा वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और जहां पे सा, से, सी, सरीस जैसे समसमान होगा वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का देखिएगा। अब यहां पर अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। ये चम, चमात, चंचल नयन, बिच, घूंघट, पट, छीन, मानहु, सुरसरिता, बिमल जल, द्रग, उचरत, जुग, मीन। तो यहां पर देखिए क्या मिल गया, मानहु। तो मानव किस में था, देखो मानव की क्या में था, किस चीज में था, उत्प्रेक्ष अलंकार था। किस चीज में, उत्प्रेक्ष अलंकार में था मानव। तो इससे क्या बन गया हमारा, कौन से में अलंकार होगा, मानव, उत्प्रेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो गया। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने इस तरीके से, और इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन वहां पर बन जाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है छंद से रिलेटेड, पूछा कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है। तो रोला और सोल्टा छंद के बारे में बात कर लेता हूं, आइएगा। मैं पेपर यहां पर निकाल देता हूं। छंद से रिलेटेड मैंने आगे नेक्स्ट क्या है, तो छंद 2 प्रकार के होते हैं आप सभी का, सोल्टा छंद, रोला छंद। तो सोल्टा छंद यह जो होता है अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, यह दोहे का उल्टा छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। जबकि इसमें क्या होता है, ये सम्मात्रिक छंद है, ये अर्ध सम है, तो ये सम है। यह दोहे का उल्टा छंद होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। बट इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, दूसरे चौथे 13-13 मात्रा होती है। बट इसमें क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। स्टूडेंट्स एक ट्रिक और, इसका अगर एग्जाम्पल आ गया ना आपका, पूछेगा कितनी मात्राएं हैं, मात्राएं गिनने के बहुत ही जो है कठिन काम होता है। वैसे इससे क्वेश्चन बन जाएगा, बट पूछ भी लेते एक काम करना आप सभी को, रोला छंद और सोल्टा छंद किस तरीके से पहचानेंगे मात्राओं में। जो भी एग्जांपल बड़ा होगा, जो भी एग्जांपल क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, तो वो क्या होगा, रोला छंद होगा। और जो छोटा सा होगा वो सोल्टा छंद होगा। ये चीज आपसे भी रखिएगा, ट्रिक बता दी भाई। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पूछा रोला छंद किस प्रकार छंद है, तो देखेंगे रोला छंद किस प्रकार सममात्रिक छंद है। तो यहाँ पर सम कहां, ऑप्शन नंबर बी में है कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी
क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट हो जाता है। वहीं पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है उपसर्ग। यहां पर मैंने लिखा हुआ है उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी वर्ड के पहले लिखा हुआ होता है तो वो होता है उपसर्ग, जो बाद में होता है वो प्रत्यय, यानी किसी वर्ड के पीछे लगाकर एक वर्ड जो है बन जाता है नया, तो उसी को बोलते हैं उपसर्ग। जो पहले लगा वो उपसर्ग होगा, ठीक है, उस चीज को याद रखना। एक ट्रिक और है इसमें, अगर क्वेश्चन नहीं बन पाता तो आपसे क्या करना है, उपसर्ग मैंने बता ही दिया, आपसे प्रोनाउंस कीजिएगा मुंह से, कि जैसे महानता, तो आपसे को जो पहले मुंह से वर्ड निकल रहा होगा वही उपसर्ग होगा। किस तरीके से, महानता, तो पहले क्या निकला आपसे मुंह से, महान निकला, ठीक है। इस तरीके में देखेंगे तो उपसर्ग मतलब पहले वर्ड क्या लगा हुआ होगा, यक्स तो नहीं, यक्स तो पीछे है, तो ऑप्शन नंबर सी तो होने वाला नहीं। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा, तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। अब आद और अधि बच रहा, इसमें आद भी नहीं है और अधि भी नहीं, तो ये देखिएगा ऑप्शन ए होगा या बी होगा। आप सिर्फ इसको मुंह से प्रोनाउंस कीजिएगा, ठीक है। किस तरीके, अध्यक्ष, क्या मैंने बोला, अध्यक्ष, अध्यक्ष, अधि, क्या रहा बोला, मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे भी बोलकर देखिएगा, अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है वो, अध्यक्ष, यानी अधि आ रहा है ना शुरू में, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट हो जाता है उपसर्ग। यानी आपसे मुंह से प्रोनाउंस करेंगे ना, तो तब भी आपसी को उपसर्ग के बारे में पता चल जाएगा। और एक नंबर ये भी आपसी का पक्का हो जाता है, ये भी पक्का। अभी तक 4 नंबर के क्वेश्चन मैं आपसे पक्के करा चुका हूं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 समास से रिलेटेड। समास 3 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, इसमें आपसे जो पढ़ने हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और ये तो बहुत इजी होते हैं। एक द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास, क्रमधारय है। तो समास किस तरीके से पहचानेंगे स्टूडेंट्स, आइएगा देखिएगा। पहले जिस भी वर्ड में आपसे को पहले संख्या मिल गई वहां पर द्विगु समास होगा। जैसे कि क्या, यहां पर देखिएगा त्रिभुवन, त्रि मतलब 3, आपसे को चौराहा, एक वर्ड और होता है चौराहा, यहां पर लिख दे चौराहा, यानी 4 राहों का समूह। चौराहा क्या होगा, 4 मिला, चौ मतलब 4। इस तरीके से जहां पर संख्या मिल जाए आप पहले, वहां पर क्या होगा, द्विगु होगा। द्वंद्व समास कब होगा, जिसमें माता पिता, इस तरीके से लिखा, माता पिता नहीं मतलब जिसके बीच में योजक चिन्ह, इस तरीके से योजक चिन्ह लगा होगा, या लिखा होगा, या और, जिस वर्ड के बीच में या हो, योजक चिन्ह या और लिखा हो, या दोनों अपोजिट जेंडर, जैसे कि माता का पिता, ठीक है, इस तरीके से आपसे भी लिख देगा, ठीक है। इस तरीके से माता पिता, आपसे इस चीज को छोड़िए, योजक चिन्ह या और मिलेगा लिखा हुआ, तो वहां पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। अब बहुब्रीहि जहां भगवान होगा, भगवान जी के बारे में बात करी गई होगी, ये मैंने खुद से ट्रिक बनाई है, ये कहीं भी देखने को मिलेगी इन दोनों की। तो भगवान मतलब नीलकंठ, गजानन, नीला है जिनका कंठ अर्थात शिव भगवान जी, विष्णु भगवान जी, सॉरी शिव भगवान जी, ठीक है। गजानन, गज का आनंद, ठीक है, जिनका गज के समान है मुख, तो कौन है, गजानन भगवान। कौन से हैं, गणेश जी हैं। अब यहाँ पर कर्णधारय में क्या मिला, रंग, जैसे पीतांबर पीला है जिनका अंबर, नील गगन यानी नीला, यहाँ पर क्या मिला, पीता मतलब पीला वाला यानी नीला, यहाँ पर रंग मिल गया, और रंग से रिलेटेड कौन था, कर्णधारय। आप देखेंगे हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां पर कौन सा समास होता है, देखिएगा, जिस शब्द में पहले संख्या आ रही है ना, पहले संख्या आएगी, वो कौन सा होगा, द्विगु समास। वैसे इसमें उदाहरण दे देता है कि ये वाला त्रिभुवन बताइएगा, इसमें कौन सा समास है, बट इसने क्या पूछा है, पहला पद, तो कोई बात नहीं, हमें तो पता है पहला पद जिसमें संख्यावाची होता है वो कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। हमारा क्वेश्चन ये भी बन गया। यहाँ पर क्या हो गया, पहला शब्द जिसमें होगा वो कौन सा हो गया, द्विगु समास, जिसमें पहली संख्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा बन गया। अब आता है पर्यायवाची पूछ लेता है या तत्सम शब्द, दोनों में से एक पूछेगा। तत्सम शब्द का मतलब होता है कि आप सभी उसका वो जो राइट वर्ड क्या हो सकता है, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं गांव, जैसे गांव लिख दिया, गांव का तत्सम, गांव को और दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने गांव लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं रात, रात का दूसरा वर्ड यानी दूसरा वर्ड क्या, गांव को क्या बोलते हैं शुद्ध भाषा में, ग्राम, ठीक है। रात को क्या बोलते हैं, रात को बोलते हैं हम रात्रि शुद्ध भाषा में, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाने वाला है, जैसे खीर का क्षीर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपसे भी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से खीर का तत्सम शब्द इस तरीके से आपसे पूछ ले, आपसे भी गांव पूछ लेगा, ग्राम हो गया, दूध का दुग्ध हो गया, ठीक है। और जल आपसे यहाँ पूछ सकता है, पानी हो गया, पानी का हो सकता है, पानी का दूसरा वर्ड क्या होता है, शुद्ध होता है जल। तो इस तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपसे भी यहाँ पर पूछ जाएगा, तो यहाँ पर क्षीर, तो ये भी क्वेश्चन आपसे का ये पक्का हो गया। यहाँ से या तो दूसरा पूछ लेगा, पता क्या पूछेगा, यहाँ से पर्यायवाची शब्द बोलेगा। अब आता है यहाँ पर पूछ लेगा वाक्य के भेद, ठीक है, वाक्य के भेद, ये वाक्य वाला भेद यहाँ पर देगा, या तो ये आप कृतवाची, वाच्य वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाच्य वाला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन देखेंगे, वाच्य वाला क्वेश्चन नंबर 19 है। बाकी ये क्वेश्चन 2 जो है बहुत ही, ये जो है मैं बताने रहा हूँ, ठीक है, ये आप सभी को रटना पड़ेगा, ये वाला भी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बता रहा हूँ, फालतू में नहीं बताऊंगा कि हाँ ये चीज याद करना पड़ेगा, ऐसी चीज नहीं बता रहा मैं, हैंड टू हैंड प्रिपेयर हो गया, ऐसी चीज बता रहा हूँ। रोहन से चला नहीं जाता, सॉरी, यहाँ पर हम पहले देखेंगे ना वाच्य क्या होता है। 3 प्रकार के वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये चीज
कृतवाच्य में यहाँ पर क्या रहा है, कर्ता आ रहा है तो पहले कर्ता की प्रधानता, यहाँ पर कर्म आ रहा तो कर्म की प्रधानता होगी, यहाँ पर भाव आ रहा तो भाव की प्रधानता होगी। और दूसरी और पहचान क्या होगी, कर्म वाच्य में क्या होगा, द्वारा लगा होगा, सेंटेंस जो भी दिया गया होगा वहां पर द्वारा लिखा हुआ मिलेगा। दूसरी बात, बहुवाच्य में आपसे क्या मिलेगा, पूरे सेंटेंस में नहीं देखने को मिलेगा तो वहां पर भाव की प्रधानता होगी। तीन वाच्य बता दी मैंने, आपसे को याद कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इनसे बाहर नहीं पूछेगा। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता, और इसकी पहचान तो पता ही नहीं मैंने, इसकी पहचान होगी जिसमें द्वारा और नहीं होगा वो भाववाच्य होगा, सॉरी कृतवाच्य होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा रोहन से चला नहीं जाता, इस में से कौन सा वाच्य है, तो यहाँ पर क्या आ गया, वर्ड में नहीं, तो नहीं में मैंने क्या बताया, जिसमें नहीं मिलेगा उसकी पहचान क्या है, वह भाववाच्य है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी के 6 से 7 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं, आप सभी के 7 मार्क्स आप सभी यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। जो मैंने आप सभी को बता भी दिया, पहला क्वेश्चन रस से रिलेटेड था, हंस से रस करूं रस से रिलेटेड पूछा जाएगा। और मैंने अलंकार सारे जो कि आप सभी को बता दिया, 3 अलंकार है, 3 में से इनमें से पूछने वाला है। रूपक अलंकार परीक्षा, इनकी पहचान भी बता दी, ठीक है। आप सभी के 7 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए। और जो बचे 13 क्वेश्चन है वो भी किस तरीके से आपसे भी करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष वाला ये छंद वगैरह जो भी थे मैंने छंद वाला ही बता दिया, उपसर्ग हो गया, समास हो गए। यहाँ पर आप सभी के 7 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर क्या हो गए, बन गए। आप सभी के 7 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिएगा। अब आती है बात कि आप सभी के जो वर्ड, ये जो 13 क्वेश्चन बने हैं आप सभी इनका क्या करने वाले हैं। तो स्टूडेंट इनमें एक ट्रिक लगाइए 13 क्वेश्चन में, आप सभी का ये मान के चलिए, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता तो कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं आता तो जब मैं बता रहा हूं ये रिस्क तभी ले सकते हैं आप सभी। अब 13 क्वेश्चन है तो 13 क्वेश्चन का एक ही आप सभी को आंसर लगाना है। 13 क्वेश्चन है जैसे कि आप सभी का, अगर आप 13 क्वेश्चन में ऑप्शन एक ही ले लीजिएगा, ऑप्शन कोई भी ले सकते हैं आप सभी, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन मैंने ले लिया ए ले लीजिएगा, या ऑप्शन बी लीजिएगा, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। ओएमआर शीट में 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनमें से आपसे भी एक क्वेश्शन ले लीजिएगा, एक ऑप्शन लीजिएगा, तो बी ले लीजिएगा, या बी लीजिएगा, सी लीजिएगा। स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूं कि 13 में से आपसे 13 का आपसे ये मानकर चलेगा, आप जी का 100% नहीं कह रहा, 25% ये मानकर चलेगा आप जी को मिल जाने वाला है। यानी ये मान के चलिए 13 क्वेश्चन में से आप सभी के 4 से 5 क्वेश्चन सही होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे, और 7 ये और 5 ये, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 12 क्वेश्चन, 12 नंबर आप सभी के यहाँ पर कहीं नहीं गए, ठीक है। 12 नंबर आप सभी के कहीं नहीं गए, ये मान के चलिएगा। और ये मैंने अभी इसी वीडियो से आप सभी को 12 नंबर पक्के करा दिए हैं, ठीक है। ये मान के चलिएगा, एक ऑप्शन ये तो बी पकड़ लीजिएगा, ये डी पकड़ लीजिएगा, या सी पकड़ लीजिएगा, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन ये आपसे भी तभी रिस्क लीजिएगा जब आपको क्वेश्चन आते नहीं, आते हैं तो आपसे कर लीजिएगा, बट सारे में नहीं लगाएंगे क्योंकि 7 क्वेश्चन तो ये पक्के हो गए, और बाकी 4 से 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 12 नंबर आप सभी के ओएमआर शीट के मैंने बनवा दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, आप सभी 2025 का पेपर देखिए, आप सभी को इस तरीके से लगता है 2025 का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा थोड़ा सा, एक आप सभी को जहां से स्टार्ट होता है पोर्शन, ठीक है। 2025 में आप सभी यहाँ पर देखेंगे क्या हो गया, 30 ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा। जैसे हाथ से रस का स्थायी भाव क्या हो गया, ये फिर वही आ गया, ठीक है। ये देखिए हाथ से रस का स्थायी भाव हो गया, हाथ हो गया। 2024 का पेपर है, 2025 का, 2025 का पेपर है, देखिएगा तो क्या हो गया, हाथ से रस। चरण कमल बंदो हरि राई, देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या बताया था अलंकार से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखिएगा चरण कमल भी लिखा हुआ है। यहाँ पर जहां पर योजक चिन्ह मिल जाए बीच में लगा हुआ है, कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा, ये सॉरी उपमा नहीं होगा, उपमा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा, रूपक अलंकार होगा। जहां पर भी क्या मिल जाए लगा हुआ योजक चिन्ह, तो कौन सा होगा वो, रूपक अलंकार, जो कि मैंने आप सभी को बताया दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। द्वितीय चरण कौन सा होता है, सोरठा छंद देखेंगे पहले, हमारा सोरठा छंद कहाँ है, छंद कहाँ है, देखिएगा ये रहा सोरठा छंद हो गया। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है, तो ये तो होगा इसका पहला चरण, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी 13-13 मात्रा होती है, तो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है। तो उसने क्या पूछा है कि इसके द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो दूसरे द्वितीय चरण ये वाला है, तो कितनी 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी बन गया। ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, जो बता दिया वो आना ही आना है। अव्यागत ये उपसर्ग वाला मैंने क्या बताया था, उपसर्ग देखिएगा जो पहले, या आप मुंह से बोलिएगा, वर्ड प्रोनाउंस कीजिएगा। अव्यागत क्या बोला, अव्यागत, अनु तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से ये नहीं तो इस तरीके से भी नहीं होगा। तो अब बचा ये दोनों, आधी भी नहीं होगा वहां पर, तो बचा क्या, अभी, तो यही होने वाला है वहां पर, ठीक है। इस तरीके से आपसे भी यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिएगा स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड भी आपसे काम कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 किससे आएगा, समाज से रिलेटेड। 4 आपसे को समाज, द्विंद द्विगु समास, और यहाँ पर क्या मिल गया, माता पिता। तो यहाँ पर देखिएगा बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ मिल गया, जहां भी योजक चिन्ह या और मिल जाए
तो वहां से द्वंद्व समास होगा। तो कौन सा समास होगा यहाँ पर? द्वंद्व समास होगा, ये भी बताया। अब आता है अमृत। अमृत हो गया, अमृत ये आप सबको पर्यायवाची आ गया, पर्यायवाची आप सबको बता देंगे, ठीक है। अमी होगा, पिय होगा, पावन होगा, तो स्टूडेंट्स अमी हो सकता है यहाँ पर, ये चीज आपसे भी करेक्ट, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? देखिए रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बन गया, पिछले उसमें नहीं बना था बट आपके बन गया। हो सकता है कि हर बार ये ना बने, बट स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपसी का ये नहीं बने, बट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट आपकी बार बन गया है क्वेश्चन। क्या रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 3 वाक्य, 3 भेद होते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपसे का बनेगा, 100% बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि 3 वाच्य बताए थे मैंने। बहुवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? बहुवाच्य में किसकी? भाव की प्रधानता होती है। देखिएगा बहुवाच्य में किसकी? क्रमवाच्य में देखिएगा यहाँ पर क्रिया की प्रधानता है, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पर भाव की प्रधानता भी होती है और साथ ही किसकी? क्रिया की प्रधानता होती है। और आप सभी को ये मान लीजिए भाववाच्य, भाव की प्रधानता ही पता थी, तो ये इसमें एलिमिनेशन मैथ लगेगा। कर्म की प्रधानता किसमें होती है? कृतवाच्य में। बट ये तो भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता, कृतवाच्य की प्रधानता किसमें होती है? कर्ता में। बट ये कर्ता भी नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज इनमें से कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। क्रिया की, तो ये बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, तो यही करेक्ट होने वाला है। ये आप सभी भाववाच्य में एक चीज और लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखी थी क्रिया की या भाव की, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। इसमें क्रिया की भी और भाव की दोनों की प्रधानता होती है, ठीक है। अब आता है ये सोच देखिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ये बन गए, और 6 और 3 9, यानी 1 2 3 6 और 3 9 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के बन गए। देखिएगा ये इसी वीडियो से स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी मैं मानता हूं, बट स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन आप सभी के यहाँ बन जाते हैं। और यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, अब यहाँ पर क्या वही सेम टू सेम मेथड लगाने वाले हैं। क्या अगर आपको नहीं पता तो 13, अब यहाँ पर 10 क्वेश्चन ये बचे और 2 क्वेश्चन यहाँ पर बचे। अब की बार नहीं, 11 क्वेश्चन बच रहे हैं। अब की बार हम 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में से ये मान के चलेगा 4 क्वेश्चन भी पूर्व हुए, तो 9 4 13, यहाँ पर 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन जाने वाले हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पोर्सन आता है जो कि गद्यांश, और यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाती है, सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। यहाँ से खंड वैसे स्टार्ट होता है जो कि आता है हमारा गद्यांश और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है। अब यहाँ पर भी मैं ट्रिक लेकर के आया हूँ, ऐसी बात नहीं, ट्रिक हर जगह काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले हम जो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, इनसे रिलेटेड आएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मित्रता, ममता, रसतुना से क्या लिखूं? इन 4 चैप्टर में से एक भी पूछ सकता है और 2 भी पूछेगा। इसकी पहले पहचान देखेंगे। मित्रता चैप्टर किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसकी पहचान देखेंगे पहले हम क्या है? मित्रता, कुसंग ज्वार, बुरे अच्छे लोगों की संगति, विश्वास मित्र, और हम लोग को अच्छी मिट्टी मूर्ति के समान है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मित्र मिल गया, मित्रता, मित्र जरूर मिला 3 वर्ड में, या दिखेगा मित्र मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर बुरे अच्छे लोगों की संगति, हम लोग अच्छी मिट्टी मूर्ति के समान, और मित्रता, ये चीज मिल गया। और दूसरी में ममता में क्या है? माता पिता पुत्र, ये चीज मिल गया। चूड़ामणि, मौर्य सम्राट, अश्वारोही, ये चीज मिलेगा। ईर्ष्या, तू ना गए मेरे मन से, ईर्ष्यालु, निंदा। और ये जो है ममता, जयसिंह प्रसाद जी का है। ईर्ष्या, तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। ये चीज मैंने आप सभी को बता दी, ठीक है। आइएगा देखिएगा, पहला जो है दिया गया है, यहाँ पर क्या मिला है? वर्णात्मक प्रश्न में देखिएगा, यहाँ पर क्या मिल गया? पहले वर्ड में हमें क्या मिल गया? अश्वारोही। यहाँ पर आप अभी दिखा देता हूं मैं, यहाँ पर क्या मिल गया? अश्वारोही। कौन से उसमें था अश्वारोही? ये रहा ममता, ये रहा ममता चैप्टर से था। और किसके? इसके लेखक जयसिंह प्रसाद जी हैं। दूसरा वर्ड क्या मिल गया? इसमें खुद ही स्वयं ममता मिल गया, और ठीक है, ये चीज मिल गया। अब इसको गद्यांश को किस तरीके से आप सभी सॉल्व करेंगे ये भी मैं बता देता हूँ। बहुत ही ये आप सभी को यहाँ पर 6 मार्क्स का था, ये 6 मार्क्स पक्के करा दूंगा, और ये अच्छी तरीके से। पहले आप क्या लिखेंगे? वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप सभी लिखेंगे खंड, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे खंड व, ठीक है। इस तरीके से आप सभी यहाँ पर लिखेंगे खंड व। अब यहाँ पर फिर क्या आप सभी यहाँ पर लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या, आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। कौन सी प्रश्नोत्तर संख्या? आप सभी लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या है हमारी पहली, देखिए फर्स्ट है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी है? फर्स्ट। और इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? जब भी हम सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख रहे हो तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं स्टार्ट, पहले हमें संकेत लिखना होता है। संकेत क्यों? इसलिए लिख देते हैं, हम ये बताएंगे हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पहले हम ये कर रहे हैं, तो संकेत लिखेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे पहले संकेत। तो यहाँ पर आप सभी को डालना है संकेत। संकेत में आप सभी को बताना होता है कि हम ये वाला कर रहे हैं। जैसे कि इसमें पहला वर्ड लिख दो जो भी है, जैसे यहाँ पर लिख रहा है वह अश्वारोही, मैं लिख देता हूं यहाँ पर वह अश्वारोही, ठीक है। अश्वारोही, ये मैंने पहला वर्ड यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर डैश 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 डैश, इस तरीके से आप सभी को कर करके यहाँ पर लास्ट का जो भी वर्ड होगा वो लिख देंगे। जैसे ममता का नाम नहीं लिख देता हूं मैं, इससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि बच्चे ने कौन सा किया है। यहाँ पर लिख दिया मैंने नाम
नहीं, ये हमें पता चल गया कि हमने कौन सा किया है। ठीक है, ये अब पता लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ आप सभी को सेम टू सेम एज इट इज लिखना है, जैसे कि मैंने लिखवा रखा है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर डालेंगे संदर्भ। इस तरीके से भी आप सभी को बोर्ड एग्जाम्स में लिखना है। अब मैं होगा संदर्भ। संदर्भ में मैं क्या करने वाला हूं, तो संदर्भ में मैं लिखूंगा प्रस्तुत, एज इट इज आप सभी को सेम लिखना है वहां पर। ठीक है, क्या लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक, एज इट इज सेम लिखना है, बट आपको चैप्टर और पार्ट का नाम, और पार्ट का और लेखक का नाम चेंज कर देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक के, यहां पर लिखेंगे गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, कौन चैप्टर से लिया गया है, गद्य खंड में संकलित। अब यहां पर जब चैप्टर का नाम आपसे भी लिखे तो उसको एक काम करना, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना, इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में लगा देना। संकलित कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये आपसे भी हमने अभी पेपर दिया मित्र, ये ममता से लिया गया। ठीक है, कौन से, ममता। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहां से लिखेंगे ममता पाठ से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है, ममता पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक लिखेंगे, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र, सॉरी जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये मैंने अभी आप सभी को, ये पेपर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या बताया इसमें, कौन से यहाँ पर देखिएगा, कौन है, इसके आचार्य, सॉरी जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, ये मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है, कौन है ममता के, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यहाँ पर आप सभी ने संदर्भ लिख दिया तो आधा काम तो आप सभी का यहाँ पर ही हो जाता है। जयशंकर प्रसाद, ये मान के चलिए आप सभी के सारे मार्क्स इससे मिलते हैं ज्यादातर, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, इस तरीके से हमारा संदर्भ हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करेगा, वो गद्यांश इससे रिलेटेड पूछ लेगा, और इससे रिलेटेड ही पूछने वाला है सेकंड क्वेश्चन, वो पैराग्राफ से रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर देंगे। क्या पूछा है, आइएगा पहले देख लेते हैं। तो यहां पर पूछा है, मैं पढ़ लेता हूं, अकबर ने किसकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, अकबर ने किसकी स्मृति में, यानी किसकी याद में मंदिर बनवाया था। तो यहाँ पर देखेंगे, मैं जब इसको पढ़ूंगा तो बुढ़िया, यहाँ पर देखेंगे, बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, वह एक अष्टकोण मंदिर बना और वहां पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक दिन विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर। तो इसने बता दिया कहां से, सातों देश के नरेश हुमायूं ने यही एक दिन विश्राम किया था, और तो उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। तो यही चीज उसने बताई है, तो यही मैं यहाँ पर लिखूंगा। क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैंने बताया क्या, सातों देश के हुमायूं। तो इस तरीके से आप सभी लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे, सातों देश के, सातों देश के हुमायूं। ठीक है, सातों देश के हुमायूं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूरा आंसर लिख दिया कि अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने वहां पर क्या एक दिन विश्राम किया था, इसलिए उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आता है आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड डालना है और यहाँ पर लिख देना है व्याख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन तो यहाँ पर कंपलसरी रहते ही रहते हैं। पहला क्या आता है, संदर्भ, और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। और एक क्वेश्चन जो पैराग्राफ से रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें आपसे भी क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या में आपसे क्या करना है, जैसे कि ये हो गया पूरा पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ छोटा है तो अगर आप सभी से नहीं हो रहा, नहीं होएगा, क्योंकि मैं इस चीज को, मैंने ये वीडियो इसी पर्पज से बनाई, अगर आप सभी से नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप सभी क्या करना है, या तो ये पूरा पैराग्राफ उतार दीजिए। बाकी उसने कहा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखा से अंकित है, ये जहां से लेकर जहां तक अंडरलाइन है ये, वो व्याख्या उतार दीजिए। ठीक है, वही आप सभी को सेम यहाँ पर करना है। जैसे मैं बता दें, सातों देश के नरेश हुमायूं, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, आप सभी पूरा जो है उतार देने वाले। ठीक है, सातों देश के नरेश हुमायूं, और जो लास्ट तक जहां तक अंडरलाइन होने वाला है वहां तक आप सभी उतार दीजिएगा। जैसे कि अंडरलाइन कहां तक है, यहाँ तक है बनाया, ठीक है, मंदिर बनाया, तो आप सभी यहां तक उतार देंगे। यहाँ से भी पूरा पैराग्राफ उतार देंगे अगर छोटा है तो। ठीक है, बनाया, इस तरीके से आप सभी ऐसे जैसे मैंने बताया है। ठीक है, पूरा आप सभी पैराग्राफ उतार देंगे तो व्याख्या आप सभी की हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा गद्यांश भी हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। टोटल हमारे जो अभी तक जो मैंने 13 मार्क्स आप सभी को वहां पर बताए थे, और 6 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। 13 और 6 19 मार्क्स अभी आप सभी के यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो 13 मार्क्स वे बताए थे मैंने आप सभी के, और 13
प्लस 6 ये हो गए, तो टोटल अभी तक 19 मार्क्स आप के पक्के हो चुके हैं। और अभी देखते जाइएगा अभी कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है पद्यांश से रिलेटेड। अब देखेंगे पद्यांश में क्या करना है। अब पद्यांश की मैंने पहचान क्या बताई थी, आइएगा पद्यांश में भी देख लेते हैं। पहले एक पेपर और दिखा देता हूँ मैं, चलो पद्यांश से पहले ये वाला पेपर दिखा देता हूँ कि इसमें पहचान क्या मिल रही है। ठीक है, ये जो पहचान है इसमें भी हमारे जो गद्यांश मैंने आप सभी को बताया क्या उसमें पहचान मिल भी रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, ये देखिएगा, ये 2000 जो है 26 का पेपर बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यह है कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखिएगा इसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही देखेंगे, यहाँ पर हमें एक वर्ड मिल गया मित्रता। ठीक है, कौन सा वर्ड मिल गया, मित्रता। तो मित्रता कौन से उसमें है, तो यहाँ पर देखिए मित्रता हो गया आराम से सूर्य जी का, और अथवा हो गया। यहाँ पर जब आपसे भी देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, या आपसे भी देखेंगे यहाँ पर मिल गया पिताजी, यहाँ पर पिताजी मिल जाए, पिताजी मिल गया। ठीक है, इस तरीके से देखा हमने परम पिता, पिताजी मैंने बताया था। जहां पर माता पिता पुत्र ये चीज मिल जाए वहां पर कौन सा होगा, माता पिता पुत्र। माता पिता पुत्र तो कौन सा, ममता का होगा। यानी हमें दोनों का पता चल गया, तो ये वाला भी हमें पता चल गया। अब आता है हम सभी का, इसको मैं रख देता हूं। अब आप सभी का आता है यहाँ पर पद्यांश। अब पद्यांश की पहचान किस तरीके से करेंगे, तो पद्यांश की पहचान के लिए भी मैं लेकर के आया हूं। यहाँ पर देखेंगे पद्यांश की पहचान क्या है, पद जो कि पहला चैप्टर आपके 4 इंपोर्टेंट चैप्टर है, इनसे आप सभी का पूछा जाने वाला है पैराग्राफ। ठीक है, सूरदास जी का है पद शीर्षक किसका है, सूरदास जी का। इसमें पहचान मिलेगी सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, उद्धव के बारे में। ठीक है, और सेकंड है आप सभी का धनुष भंग जो कि यह बन के पद पर। ये 2 चैप्टर हैं, दो किस किस के, ये 2 शीर्षक हैं किसके, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हैं। ठीक है, इसके कवि कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। जब धनुष भंग यानी जब रामायण की बात करी जाएगी और उसमें धनुष टूटने की बात, धनुष भंग की बात करी जाएगी तो धनुष भंग से होगा। और जब वन की बात की जाएगी, जब भगवान राम जी वन जा रहे थे तो वहां पर वन के पद पर आएगा। ठीक है, और पहचान यही है भगवान रामचंद्र जी की, यानी रामायण की इसमें बात करी गई है। ठीक है, रघुवीर भगवान राम जी की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन बोल रहे चैप्टर नंबर 3 भारत माता का मंदिर, यह है जो कि मैथिली शरण गुप्त का है। चैप्टर है ये शीर्षक जो है भारत माता का, यह मंदिर, यह मैथिली शरण गुप्त का है। और इसमें क्या पूछा जाएगा, जाति धर्म बौद्ध धर्म। ठीक है, जाति मतलब जाति और धर्म के इसमें बारे में बात करी गई होगी। ठीक है, बौद्ध हो गया ईसा, और यहाँ पर शिव कल्याण के बारे में भी बात करी गई होगी। ठीक है, और सवैया रसखान जो कि सभी के लेखक कौन है, रसखान जी हैं। और रसखान और बांसुरी 2 ही वर्ड इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए इसमें देखेंगे किस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर पहला पैराग्राफ देखिएगा, तो पहले पैराग्राफ में हमें क्या मिल गया, यहाँ पर शिव कल्याण। क्या मिल गया, शिव कल्याण। और शिव कल्याण हमें आपसे को बता ही दिया है मैंने, किसमें मिलेगा, शिव कल्याण भारत माता का मंदिर, यह है मैथिली शरण गुप्त का हो गया। आपसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे भी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्या मिल गया, रघुवीर मिल गया। तो रघुवीर का हमने क्या बताया था, रघुवीर का हमने यही बताया था कि जहां पर रघुवीर मिल जाए, रघुवीर मतलब भगवान राम जी की बात हो रही है, तो वहां पर कौन सा होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी का होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सभी पद को भी सॉल्व कर रहे होंगे। और सेम टू सेम आप सभी को पद ही सॉल्व करना है। जैसे कि प्रश्न कौन सा है, ये सेकंड है। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर लिखेंगे, मैं थोड़ा सा ही करा देता हूँ, ज्यादा नहीं कराऊंगा, वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने, प्रश्नोत्तर संख्या कौन सी होगी, प्रश्नोत्तर संख्या हो गई यहाँ पर सेकंड आप सभी की। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर सेकंड आप सभी की हो जाती है। अब नेक्स्ट आप सभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वही सेम टू सेम जैसे आप सभी ने संकेत लिखा था, वहां पर आप सभी को 2 पैराग्राफ दिए हैं, वही बताने के लिए लिखा जाता है संकेत। ठीक है, संकेत का और कोई मतलब होता नहीं है। आप सभी डायरेक्ट भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बट बताए थे तो एग्जामिनर को अच्छा इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है, अच्छा वो मार्क्स भी देता है, तो ये काटेगा नहीं। यहाँ पर देखेंगे कौन सा, जैसे मान लीजिए हमें ये करना है या हमें ये करना है, कोई सा भी हमें करना हो, जैसे कि ये करना हो या ये करना हो, जैसे कि मुझे ये करना है। ठीक है, ये वाला करना है, तो आप सभी क्या करेंगे, शुरू का वर्ड उतार देंगे और लास्ट का। जैसे शुरू में क्या मिला, और यहाँ पर यहाँ देखेंगे कहाँ प्रसाद, यहाँ मिला प्रसाद यहाँ, तो शुरू में वही सेम टू सेम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिला और डॉट 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 डैश डैश इस तरीके से करके प्रसाद यहाँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मैंने प्रसाद यहाँ, सेम टू सेम। बस अब आप सभी को करना है, पहले इसका संदर्भ लिख दूंगा मैं। संदर्भ क्या होगा, संदर्भ आप सभी बताइएगा इसका क्या कैसे लिखा जाएगा। सेम टू सेम संदर्भ जैसे हमने वहां पर लिखा वैसे ही यहाँ लिख देंगे हम। संदर्भ पद्यांश का ही बता देता हूं मैं सारी आप सभी को। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, जब गद्यांश की बात होगी गद्य और पद्यांश की बात होगी पद्यांश, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक, हिंदी पाठ्यपुस्तक के
कौन से पाठ से लिया गया है, यहाँ पर शीर्षक लिख देते हैं पाठ को, ये चीज लिखिएगा कौन से शीर्षक से लिया गया है। शिव कल्याण हमने अब इसमें देख लिया, अब शिव कल्याण मिल गया। तो यहाँ पर देखेंगे शिव कल्याण कौन, क्या पहचान थी शिव कल्याण की, यहाँ पर देखेंगे शिव कल्याण कहाँ था, ये रहा। तो किसका लिया गया है, भारत माता का मंदिर यह है। और जिसके जो लेखक कौन है, कवि आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का है, कवि है। तो यहाँ पर कौन से लिया गया है, भारत माता का मंदिर यह है, ठीक है। हो सके तो स्टूडेंट्स, हो सके तो आपसे भी क्या करेगा, यह लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए भारत माता का मंदिर। हो सके तो आपको भी कुछ नहीं करना, एक ही लाइन में आ जाए तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। भारत माता का मंदिर यह है और लिख दीजिएगा इधर, ठीक है। यह है शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। क्या है, शीर्षक से उद्धृत है, शीर्षक से लिया गया है, लिया गया है। और इसके कवि, यहां पे लिख देंगे हम, इसके कवि कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। यहां पर लिख देंगे हम कौन है, ये जो भी लिखेंगे ना हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर अंडरलाइन कर देंगे और इसको हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, जो भी राइटर का नाम होगा और जो भी पार्ट का नाम होगा, वैसे राइटर नहीं कवि हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया, मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर हैं, ठीक है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस तरीके से आप सभी पद्यांश को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को कर ही देंगे। यहाँ पर जैसे कि रेखांकित अंश की व्याख्या वही मैंने अंडरलाइन वाला कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, वरना इसको जहां से आएगा जहां तक अंडरलाइन है इसको उतार दीजिएगा, बाकी अगर नहीं हो पा रहा है। और ये एक अलंकार वगैरह पूछ लेता है कोटि कोटि कंठों में, यहाँ पर कोटि कोटि कंठों से मिलकर पंक्ति, कोटि कोटि मतलब जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बात बताई जा रही है तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है वहां पर, ठीक है। इस तरीके से आपसे भी या इसको कर लीजिएगा, जिस गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इस तरीके सेम टू सेम हो जाएगा। तो गद्यांश और पद्यांश का तो आप सभी का चैप्टर काम कर दिया मैंने, ठीक है। ये तो हो गया आप सभी का, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये गद्यांश से रिलेटेड और ये पद्यांश से रिलेटेड आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा। अब आता है संस्कृत। संस्कृत में मैं क्या कराने वाला हूँ, आइएगा देखिएगा। संस्कृत में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जरूर आप सभी के लिए देखिएगा, यहाँ पर होगा पेपर, ठीक है। ये रहा, ठीक है। संस्कृत में 2 मार्क्स का आप सभी का आता ही आता है, ठीक है। आप सभी के अब तक 19 और 6, ठीक है, 19 और 6 आप सभी के 25 मार्क्स अभी तक आप सभी के पक्के हो गए हैं, ठीक है। चलिएगा, अभी आता है 2 मार्क्स का, ये आता है किस तरीके, क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ, ये रहा। यहाँ से आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कंठस्थ के, यानी याद किया कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप सभी को यहाँ पर इन दोनों में से एक श्लोक लिख देना है, कोई सा भी, दोनों याद कर लीजिएगा। अगर इनमें से ये आ जाए तो ये लिख दीजिएगा, अगर ये आ जाए तो ये लिख दीजिएगा। किस तरीके से बहुत से बच्चे श्लोक भी नहीं पहचान पाते, तो श्लोक आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया है श्लोक, ठीक है। ये रहा श्लोक, ये 2 श्लोक दिए जाते हैं, इनमें से एक, जैसे आप दुर्गा में 700 पंडित इसमें से आ गया, और आपने भी क्या काम करा, आपने भी ये याद कर रखा है, आप तो दुर्गा में एक ही याद करा हुआ है, तो आपसे भी इसको लिख नहीं सकते, आपको यह लिखना हो, इसलिए 2 याद कर लीजिएगा। हो सके तो ये कभी दूसरा आ जाए और आपने दूसरा याद किया हो, तो ऐसा ना हो, ठीक है। तो आपसे भी 2 मार्क्स का याद कर लीजिएगा, जैसे बंधन वर्ण बापी जो बापी पर जो भित्र समूह वीर वीर बाबू ही वीरता, और आप तो दुर्गा में 6 पंडित अमुक स्पष्टता 6 पंडित, 2 मार्क्स आप सभी यहाँ पर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स तो ये पक्के हो गए आप सभी के, और कितने हो गए, 25 और 2 27 नंबर अभी तक आप सभी के पक्के हो गए हैं। कितने, 27 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के हो गए हैं, अभी तक यहाँ पर 27 मार्क्स सभी के पक्के हो गए। अब आता है आप सभी का 5 मार्क्स के लेखक और 5 मार्क्स के कवियों के जीवन परिचय, ये भी मैं लेकर आया हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है, वही लेकर आया हूँ 2026 के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी गद्य से रिलेटेड मैं 3 लेकर आया हूँ, 3 में से पूछे जाने वाले हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। और किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि इसमें दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आइएगा देखिएगा। तो यहाँ पर पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देख लेता हूँ मैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इसमें क्या कहा है, आचार्य जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये इस पहले इस तरीके से बॉक्स बना लीजिएगा और फिर किस तरीके से लिखेंगे वो भी बताऊंगा। तो नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस तरीके से संक्षिप्त परिचय लिखिएगा। पहले जन्म सन 1884 ईस्वी में, जन्म स्थान बस्ती जिले का गोना नामक ग्राम में, पिता जो है इनका, पिताजी का नाम था पंडित चंद्रबली शुक्ल था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1941 ईस्वी में हो गई थी। और 2 रचनाएं लिख दीजिएगा इनका, रचना 11 वर्ष का समय और मित्रता, बहुत सारी रचना, रश्मिमांसा हो गया, 11 वर्ष का समय, मित्रता हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपसे भी त्रिवेणी हो गया, इनकी रचना लिख सकते हैं। अब आपसे भी जीवन परिचय किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे तो लिख दीजिएगा आपने। अब इसके नीचे लिखेंगे जीवन परिचय, फिर उसके इसके पीछे
एक नीचे हेडिंग डाल दीजिए जीवन परिचय, वहां से लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के कोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। और यहां तक हो गया। आप लिख देंगे इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? मिशन स्कूल में इनकी जो शिक्षा हुई थी। और 1 से 2 वर्ड लिख देगा। इन्होंने रचना लिखी। देखिए रचना 11 वर्ष का समय, मित्रता, रश्मि मीमांसा, इन्होंने रचना लिखी। इस तरीके से आप सभी लिख दीजिएगा। और सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। यहां से पूरा क्वेश्चन आप सभी का जीवन परिचय बन गया। अब नेक्स्ट आता है जयशंकर प्रसाद जी का। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी का इस तरीके से नाम लिखिए। वैसे जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान काशी में हुआ था। थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, बट इनसे भी बन जाएगा। पिता देवी प्रसाद, मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। और रचनाएं आदि, इंद्रजाल, कामयनी हो गया, छाया प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, कंकाल तितली, रावती, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, आकाशदीप, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ इनका कैसे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और दादाजी का नाम भी लिख दीजिएगा शिवरत्न साहू था, ठीक है। अब इनके यहाँ जो है तंबाकू का बहुत बड़ा व्यापार था, ठीक है। और एक चीज और लिख दीजिएगा, इनके जो पिताजी जो है, इनके पिताजी की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो इनकी पढ़ाई में भी कठिनाई आई होगी थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये ज्यादा पढ़ नहीं सके, ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिएगा। और क्षमा रोग थी, क्षय रोग से जो है 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने रचना लिखी आंधी, इंद्रजाल, कामयनी, प्रतिध्वनि, तो ही लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं लिखनी, ठीक है। इस तरीके से इनका भी हो गया। अब आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सेम जन्म है, ठीक है, नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बिहार के छापरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। और पिता का नाम महादेव सहाय, माता का नाम कालेश्वरी देवी। मृत्यु 1963 ईस्वी में। रचनाएं भारतीय शिक्षा और भारतीय संस्कृति इनकी रचना है, ठीक है। ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है? फिर वही सेम टू सेम लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 में बिहार जिले के छापरा नामक ग्राम में, छापरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में होता है। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय, कालेश्वरी देवी इनकी माता जी का नाम था। और 1-2 वर्ड और लिख देंगे। इन्होंने इस तरीके से रचना लिखी और इस तरीके से लिखकर फिर लिख देंगे 1963 में इनकी मृत्यु को, नीचे लिख देंगे 2 रचनाएं, इस तरीके से, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर भी 5 नंबर पक्के होते हैं। मैंने गद्यांश रिलेटेड बता दिया जो भी लेखक के जीवन परिचय आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कवियों के बारे में। तो कवियों से गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास, ये 2 ही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार-बार पूछे जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास लिख देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो संभावित डेट है, ठीक है, अभी कोई कंफर्म नहीं किया गया, बट यही आपसे भी लिख करके आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो कब हुआ था? ये 1532 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम था, आत्माराम दुबे। और मृत्यु इनके सन 1623 में हुई थी। रचना जानकी मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, इस तरीके से आप सभी लिख सकते हैं। और रामचरितमानस भी इन्होंने भी लिखा था, ठीक है। तो भी लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बादा जिले के नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी नाम, माता का नाम हुलसी देवी था, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। और 1-2 वर्ड और लिख देंगे जो कि आप सभी लिख दीजिएगा। और इन्होंने ये रचनाएं लिखी, इसलिए लिख के आप सभी मृत्यु लिख दीजिएगा, सन 1623 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब सूरदास जी का क्या हुआ? लिखेंगे सन 1478 ईस्वी में क्या हुआ? पहले सूरदास जी के बारे में क्या बहुत सारे मत है कि जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, ठीक है। तो नाम क्या हो गया? सूरदास। जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनाथा नामक ग्राम में हुआ था। माता का नाम जमुनदास, पिता का नाम पंडित रामदास। और मृत्यु 1583 ईस्वी में हो गई थी। और रचना सूरसागर साहित्य लहरी। ये मैं सभी आप सभी के लेकर के आ गया था। तो यहाँ पर 5 ये मार्क्स और 5 ये मार्क्स आप सभी के 10 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। 10 तो हो गए ये, ठीक है, और 27 हो गए। तो आप सभी के अब तक कितने मार्क्स पक्के हो चुके हैं? 37 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के हो गए हैं। और अभी मैंने ज्यादा कुछ बताया भी नहीं है। और अभी 2-4 ये कितने 37 मार्क्स पक्के हो गए। अब आता है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये तो हो गया। अब आता है पत्र, और क्या आता है? पत्र रिलेटेड आता है निबंध, जो कि पत्र आता है 4 का और ये आता है 7 का। अब मैं आप सभी को पत्र से रिलेटेड भी बात बताने वाला हूं। तो पत्र आप सभी किस तरीके से लिखेंगे? जैसे इसमें आया है खेल कूद पे सामग्री, कोई सा ही पत्र आ जाए आप सभी तुरंत उसको लिख देंगे। किस तरीके से लिखेंगे आइएगा देखिएगा। तो पहले आप सभी को प्रश्न उत्तर संख्या वही डालनी सेम। तो लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। जैसे इसमें क्या दिया गया है? खेल कूद पर दिया गया है, ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर दिखेगा खेल कूद पर। तो वही सामग्री टॉपिक लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। फिर लिखेंगे इसको, यहाँ पर विद्यालय का नाम आएगा,
आप सभी विद्यालय का नाम यहाँ पर मत लिख दीजिएगा जो मैंने लिखा, यह मैंने बताया है। जो भी विद्यालय हो आप सभी XYZ जो भी विद्यालय यहाँ लिखेगा और विद्यालय का पता यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। विद्यालय का पता आप सभी यहाँ पर लिखेंगे। और फिर आता है विषय, किस विषय पर आप सभी लिख रहे हैं, तो आप सभी नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा विद्यालय, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, खेलकूद सामग्री। हमें विद्यालय में खेलकूद सामग्री चाहिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो हम इसके लिए पत्र लिख रहे हैं, किसको, प्रार्थनाचार्य को। तो वही विषय लिखते हैं, विद्यालय में खेलकूद सामग्री हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। अब विषय मैंने लिख दिया, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। ये आप सभी अपनी तरफ से लिखिएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी महोदय सभी ने निवेदन इस प्रकार से है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 में पढ़ता हूँ या आपके विद्यालय कक्षा 10 का छात्र हूँ। आपको पता है कि मनुष्य के लिए खेलों का बहुत महत्व है, क्योंकि खेल मनुष्य के स्वस्थ, खेलने से क्या होता है, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है कि खेल और शिक्षा दोनों ही विद्यालय में बहुत ही आवश्यक है। अतः आपसे निवेदन है कि आप विद्यालय में खेल कूद की व्यवस्था कराने की कृपा करें, धन्यवाद, ठीक है। फिर आप यहाँ पर दिनांक में XYZ, आपका आगे शिष्य नाम XYZ, कक्षा 10, इस तरीके से आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप सभी को यहाँ पर ये 4 मार्क्स मिल जाने वाले हैं, तो 37 तो हो गए और 4 हो गए आप सभी के, ठीक है। आप सभी के इस तरीके से आप सभी सेम टू सेम यही लिख करके आएंगे, ठीक है। ये क्या फॉर्मेट, ये मतलब ये नहीं लिख रहे हैं, अगर आ जाए खेलकूद पर तो अच्छी बात है, आप सभी लिख दीजिएगा, बट फॉर्मेट यही रहनी चाहिए आप सभी की जो मैंने बताई है, ठीक है। गंदगी की समस्या पर भी आ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। और अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है निबंध। निबंध किस तरीके से लिखेंगे, जो कि 7 मार्क्स का आता है। अभी तक 37 ये और प्लस 4 ये, तो कितने हो गए आप सभी के, 37 और 4 41 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के हो गए, ठीक है। आप सभी के पूरे 50 मार्क्स पक्के कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है आप सभी का जो निबंध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निबंध जो इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। ये तो आप सभी नहीं पूछा गया तो आप सभी को क्या करना है, फॉर्मेट बता रहा हूं किस तरीके से पर्यावरण पूछा गया है, ठीक है। निबंध लेखन किस तरीके से लिखेंगे, प्रश्न संख्या डाली मैंने 10, तो यहाँ पर लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो पहले लिखेंगे धरती को मत करो परेशान। एक आप सभी यहाँ पर जी लाइन ऐसे लिख दीजिए, कोटेशन यहाँ पर लगा करके एक ऐसी लाइन लगा दीजिएगा जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। आप सभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा। जो धरती को मत करो परेशान, प्रदूषण पर लगाओ विराम, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर लिखेंगे रूपरेखा कि आप सभी उसमें क्या क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या लिखने वाले हैं, इस तरीके से आप रूपरेखा लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, पहले मैं प्रस्तावना लिखूंगा, प्रदूषण के प्रकार लिखूंगा, प्रदूषण से जो भी हानियां है वो लिखूंगा, प्रदूषण को रोकने के उपाय, और बाद में इसका कंक्लूजन लिख दूंगा, उपसंहार, ठीक है, जो भी इसका कंक्लूजन है, ठीक है। यहां पर लिखूंगा प्रस्तावना लिखूंगा, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे, आप सभी अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, बट मैंने लिखा है प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण आज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है, ठीक है, एक है। यह हमारे जीवन और प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक है। प्रदूषण से हवा, पानी और मिट्टी दूषित होती है। क्या होती है, हवा, पानी, मिट्टी और दूषित हो जाते हैं। इससे मनुष्य व जीव जंतुओं में बहुत हानिकारक बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। क्या होती है, बहुत बीमारियां हो सकती हैं, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट प्रस्ताव में तो लिख दिया, आता है प्रदूषण के प्रकार। तो स्टूडेंट्स अब मैं प्रदूषण के प्रकार यहाँ पर बताने वाला हूँ आप सभी को। आप सभी यहाँ लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार, इस तरीके से आप सभी लिखेंगे। तो प्रदूषण के प्रकार लिखो, हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण फैल गए हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण जैसे कि आप सभी को पता होगा, हानिकारक गैसें उड़ती है, चिमनी से निकलने वाला धुआं हो गया, गाड़ी से धुआं निकलता है, हो गया, देखिए वाहनों से निकलने वाला धुआं, ये चीज वायु प्रदूषण सबसे हानिकारक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं। यानी उद्योगों मतलब जो मिल की चिमनी हो गई, ठीक है, इनसे धुआं निकलता है, और वाहनों जैसी गाड़ी वगैरह होगी, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ओजोन परत जो है क्षीण होगी, ओजोन परत जो है नाश होने वाला है उसका। इससे पृथ्वी के बाहर ओजोन परत का सुरक्षा चक्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब नेक्स्ट आता है आप सभी का जल प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण में आप सभी को क्या लिखना है, जल प्रदूषण लिखेंगे उद्योगों और घरों से निकलने वाला कचरा तथा दूषित जल कई बार नदियों तथा अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है। जो अच्छा जल है उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो इससे जल प्रदूषण बढ़ता है एवं इसके कारण बहुत सी हानिकारक बीमारियां भी हो रही हैं, जिससे हमें सामना करना पड़ रहा है। आप सभी देख सकते हैं दिल्ली में भी बहुत ही ज्यादा जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये चीज सारे प्रदूषण दिल्ली में ज्यादातर देखने को आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। जल प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा वहां पर है। अब नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो आता है आप सभी का तीसरा ध्वनि प्रदूषण, जो कि मैंने लिखा है, आप सभी यहाँ देखिएगा, बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। राइटिंग तो आप सभी बता दीजिएगा कैसी है, ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण जैसे कि आप सबको पता होगा,
वाहनों, कारखानों और लाउड स्पीकर से निकलने वाला शोर उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। वहां से ज्यादातर डीजे वगैरह देखिएगा, उनसे बहुत ज्यादा आवाज निकलती है, लाउड स्पीकर जो है, और वाहनों से, कारखानों से जो है आप सायरन की बहुत तेज आवाज आती है, ठीक है। तो इस प्रदूषण से मानव तथा जीव जंतुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी मानसिक बीमारी हो जाती है। जो छोटे छोटे कीट रहते हैं उनके कान का छिद्र जो है फट सकता है, ये चीज होता है। जीव जंतुओं को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जैसे जैसे कारखानों का शोर, वाहनों की आवाज और लाउड स्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज से बहरेपन और तनाव की समस्या भी होती है, ठीक है। ये बता दिया मैंने। मृदा प्रदूषण आप को पता ही होगा, ये सब चीज के बारे में आप को पता है, बट मैंने लिख दिया है एक चीज, बट आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मृदा प्रदूषण रासायनिक खाद और प्लास्टिक कचरे के कारण होता है। आपको पता होगा कि ये प्रदूषण क्या था, जब हम खाद वगैरह डालते हैं, खेत में प्लास्टिक डाल देते हैं, तो अच्छी बात नहीं है चीजें डालना, ठीक है। कचरे का कारण होता है। इससे क्या होता है, उर्वरता में कमी आती है, यानी आपसे खेती में कमी आती है, अच्छे से नहीं हो पाती। और जहरीली कीटनाशक दवाइयों का जो है हम यूज कर रहे हैं आजकल, क्या खेती में क्या कर रहे हैं, जहरीली जो कीटनाशक दवाई, कीटनाशक मर जाए। जैसे यहाँ से गन्ना हो रहा है, उत्तर प्रदेश का जो है गन्ना हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो एक खान है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मनुष्य क्या कर रहे हैं, अलग से अलग दवाइयों को, जहरीली दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। हमें क्या करना चाहिए, हमें अच्छे खादों का यूज करना चाहिए, देसी खाद जो होते हैं उन चीजों का यूज करना चाहिए, बट आपके जैविक खाद का यूज करना चाहिए। पर ये क्या हो रहा है, कीटनाशक को मारने के लिए, और जो अच्छी कीटनाशक रहते हैं वो भी मर जाती हैं, जो कि खेती के लिए आवश्यक होती हैं। और इससे क्या होता है, मनुष्य में कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और इससे खेती भी प्रभावित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो प्रदूषण के कारण आप सबको बता ही दिए मैंने, बाकी यहाँ पर लिख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण जो है, विश्व में तेजी बढ़ती जनसंख्या है। क्या कारण है, विश्व में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उतनी क्या होगा, उतनी ज्यादा वो क्या होगा, प्रदूषण होगा। क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, आप सभी देखेंगे उतना ज्यादा प्रदूषण होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा क्या करेंगे, वाहनों का यूज होगा, ठीक है, उतने कारखानों का यूज होगा, उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जाएगी हर चीज की। लाउड स्पीकर आप सभी देखो जहां तहां बज रहे हैं, तो उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए हम क्या होगा, जितनी हमें पहले जनसंख्या पर रोक लगानी होगी। दूसरा, हम अभी प्रिवेंशन के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम कारण के बारे में बात कर रहे हैं। पर्यावरण का दूसरा कारण विज्ञान है। विज्ञान आप सबको होगा, क्योंकि मानव जीवन का विज्ञान का मानव जीवन पर बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत ही ज्यादा सुलभ बना दिया है, और अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। इन्हीं कारणों से प्रदूषण भी हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप को जो लास्ट टॉपिक है, तो आप को लिख देना है प्रदूषण से रोकने के उपाय, और इसका जो कंक्लूजन लास्ट में आप क्या लिखना चाहेंगे कंक्लूजन के बारे में, उपसंहार। तो प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, हमें पॉलीथीन का उपयोग करना चाहिए, और पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल वाहनों का यूज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम जो आपने देखा होगा आजकल जो है सरकार भी आप सभी कर रही है, इलेक्ट्रिकल वाहनों पर ज्यादा से ज्यादा आप सभी को बता रही है कि आप सभी इलेक्ट्रिकल्स जो व्हीकल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा, क्योंकि उनमें से ज्यादातर क्या नहीं निकलता, प्रदूषण, पॉल्यूशन वगैरह यहाँ पर नहीं होता है, ठीक, कम कर रिड्यूस होगा। और हमें वस्तुओं का पुनः इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उसको रियूज में लाना चाहिए, ठीक है। उपसंहार यही लिखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हम उसके बारे में दो तीन लाइन में वर्ड लिख देंगे। तो हम कहेंगे प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित करें, ठीक है। यही प्रदूषण था, ये तो मैंने लिख दिया प्रदूषण के बारे में। और आप सभी ने यहाँ पर देखेंगे 7 मार्क्स यहाँ पर आप सभी के 41 और 7 यहाँ पर हमारे टोटल कितने मार्क्स हो गए, 48 मार्क्स आप सभी के यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। आप सभी के यहाँ पर 48 तो मार्क्स हो गए। अब मैं जो यहाँ पर आप सभी को जो संस्कृत का पोर्शन था, आइएगा इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। फ्रेंड्स अब ये आप सभी का संस्कृत का पोर्शन आ जाता है। यहाँ तक आप सभी 48 मार्क्स पक्के हो चुके हैं, ठीक है, 48 हो चुके हैं, ज्यादा दिलाऊंगा ऐसी बात नहीं है, ठीक है, 48 हो गए। अब यहाँ पर संस्कृत का पोर्शन आ जाता है, ठीक है, जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, इसलिए मैंने लिख करके नहीं लिया, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया उसी की कॉपी मैंने यहाँ पर ले ली थी, ठीक है, जिसको मैंने पढ़ाया। यहाँ पर देखते हैं ये है आपका भारतीय संस्कृति से, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ पर क्या होता है, संस्कृत पोर्शन है, ठीक है। आप सभी अगर आपसे अगर ये आ जाए तो आप सभी को याद रखना कि भारतीय संस्कृति का है। और संकेत मैंने आप सभी को सर्वे भवन्तु इस तरीके से पहला वर्ड लिख दीजिए, लास्ट का लिख दीजिएगा। और संदर्भ आप सभी के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, बट आप सभी पहचान लीजिएगा। और इसका अनुवाद लिखिएगा, फिर हिंदी अनुवाद क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिन, तो आप किस तरीके से पहचानेंगे, इसको पहचान लीजिए, एक बार पहचान लीजिएगा इसको। और इसका अनुवाद आप सभी लिख देंगे, क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिन, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोग रहित रहें, किसी को यानी सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सभी क्या कल्याण देख पाए, संसार में कोई भी दुखी ना हो। इसका मतलब तो ये हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया, और ये पाठ से लिया गया।
जो इंपॉर्टेंट है वो है जीवन सूत्राणु, जीवन सूत्राणी। इस चैप्टर से आप सभी को, अगर आपसे महाभारत देखी होगी तो वहां पर जो है आप सभी को बता दूं कि 5 पांडव जो थे, कौन, अर्जुन हो गया, भीम हो गया, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव, 5 युधिष्ठिर थे। तो ये क्या, 4 जो थे, 4 भाई है युधिष्ठिर, जो इनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे और वे सत्यवादी थे, ठीक है। और तो क्या होते हैं, 4 भाई जो है पानी एक एक करके तालाब में पानी पीने जाते हैं, इनको प्यास लगती है, तो यक्ष जो रहते हैं जो कि उन तालाब के मालिक थे, वे इनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सभी क्वेश्चन बताइए, तो ये बता दे कि मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, तो चारों को कर देते हैं वे जो है इनको मूर्छित कर देते हैं। बट 5वें जब देखने आते हैं, युधिष्ठिर आते हैं, तो युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछे गए इसमें यक्ष ने, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया जीवन सूत्राणी चैप्टर में। तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है किस्वत गुरुतम तृणाद, इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि यक्ष भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज क्या है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया जीवन सूत्राणी। तो इस तरीके से आप सभी यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बैंक में भी आप सभी को दिखा सकता था, बट इतना टाइम नहीं कि मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाऊं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन वगैरह पूछेगी, जैसे कि मैंने एक लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कि बोर्ड एग्जाम्स में हो तो ये भी पूछ सकता है। जैसे कि कीनु हित्वा प्रियो भवति कीनु हित्वा न सोचती, कीनु हित्वार्थवान भवति कीनु हित्वा न सुखी भवेत, मान हित्वा प्रिय भवति क्रोध हित्वा न सोचती, कामना हित्वार्थवान भवति लोभ हित्वा सुखी भवेत। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कीनु हित्वा, कीनु क्या, नु हित्वा मतलब त्यागना, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय भवति, यानी क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, ये तो बता दिया। और जीवन सूत्राणी है क्या, कि अगर ये क्वेश्चन वगैरह पूछे जाए तो जीवन सूत्राणी से है। तो यहाँ पर कीनु हित्वा प्रियो भवति, कीनु हित्वा न सोचती, यानी क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है, क्या कीनु हित्वा न सोचती, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, कीनु हित्वा अर्थवान भवति, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है, कीनु हित्वा सुखी न, कीनु हित्वा न सुखी भवे, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी होता है। यही लिखा है मैंने, प्रस्तुत अध्याय हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। इसका यहाँ पर लिखा है, क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है, क्या त्याग कर मनुष्य सुखी रहता है। यहाँ पर इसका आंसर भी इन्होंने दिया हुआ है, मान हित्वा प्रिय भक्ति, यानी मान हित्वा मतलब अभिमान त्याग, हित्वा मतलब त्याग कर प्रिय भक्ति, अभिमान त्याग कर प्रिय हो जाता है। क्रोध हित्वा न सोचती, क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। कामना हित्वार्थवान, यानी कामना और इच्छा को त्याग दे वो तो धनवान हो जाता है। और लोभ हित्वा सुखी भवेत, लोभ त्याग दे तो वो सुखी भी हो जाता है, ठीक है। और 100% कह सकता हूं कि जो इस कॉपी में लिखवा रखे हैं ना मैंने, इनमें से आने बोर्ड एग्जाम्स में 7 सेट है, साथ में देखने को मिलने वाला है। अभिमान त्याग कर मनुष्य हो गया, और अन्यों की विलास ये भवरे वाला है, ठीक है। चलो मैं आप सभी को क्वेश्चन बैंक दिखाई देता हूं, ठीक है। अगर मिल जाए तो मुझे क्वेश्चन बैंक मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाई देता हूं। आप सभी को क्वेश्चन बैंक, आप सभी रुक जाइएगा, क्वेश्चन बैंक मिल गया, चलो मुझे ठीक है। यहाँ पर अभी मैं दिखा देता हूँ आप सभी को, क्वेश्चन बैंक है। और यहाँ पर ये जो है संस्कृत का पोर्शन जो भी हो ये देखिएगा, संस्कृत का पोर्शन ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा भारतीय संस्कृत सर्वेंतु, ये वाला मैंने बता दिया आप सभी को। और यहाँ पर आप सभी को क्या बताया था मैंने आप सभी को, यहाँ पर देखिएगा किस्वत गुरुतम, ये वाला मैंने आप सभी को बताया था। तो ये बताया था मैंने किससे, जीवन सूत्राणी, पहले से बताया था। यहाँ पर मैंने बताया था कि ये श्लोक किससे, जीवन सूत्राणी से लिया गया है, ये बता दिया। किस्वत गुरुतम भूमे, यानी गुरु से, किस्वत गुरुतम भूमे यानी भूमे, ये पूछा गया है भूमि से भारी क्या है, भूमि मतलब भूमि से भारी क्या है। किस्वत ये आपसे जब इसको पढ़ेंगे, चय खात, यहाँ पर देखें ये मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। चय खात आप सभी को बताना, चय खात, तो ये आकाश को बात कर रहा है, चय खात मतलब आकाश। किस्वत या आप जो किस्वत शीघ्रतरम वातात, यानी वातात यहाँ पर वायु की बात करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या वो बोल रहा है, यहाँ पर बोले कि वायु से भी जो तेज कौन है, शीघ्र कौन है, शीघ्र मतलब तेज कौन है। और यहाँ पर इस लाइन में उसने जो बात करी है वो पूछ रहा है कि चिंता की बात करेगा, कि चिंता जो है वो किससे अधिक संख्या वाली है, ठीक है। तिनको से भी अधिक संख्या वाली क्या है। तो यहाँ पर बताया उन्होंने आंसर, माता जो है गुरु से भी जो भूमि से भी भारी है। खात पितो, जहाँ पितो की बात करेगा तो वो बोल रहा है कि पिता का स्थान जो है खात किससे, यहाँ पर बताया है कि आकाश से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतरम, ठीक है, वातांत, यानी वातांत मतलब वायु, मन जो है वो वायु से भी तेज है। और चिंता बहुतरी तृणात, यानी चिंता जो है वो किससे है, चिंता जो है वो उससे तिनको से भी अधिक संख्या वाली, ये चीज मैंने बताई थी। यहाँ पर ये वाला बताया था, किस्वित पुरुषों तो मित्र किस्मत, यानी यहाँ पर ये सीधी बात कह रहा है, वही जीवन सूत्राणी से पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि प्रवासी का मित्र कौन है, गृह में निवास करने वाले था, गृहस्थ का मित्र कौन है, आतुष्य मतलब रोगी का मित्र कौन है, किसी मित्र यानी मरने वाले का मित्र कौन है। तो यहाँ पर उसका आंसर भी दिया है, इसने युधिष्ठिर जी ने दिया है कि सहयात्रियों का समूह जो है क्या है, जो यात्रा कर रहा है सहयात्री का समूह मित्र है उसका। और गृह में निवास करने वाला गृहस्थी का मित्र उसका पति है, और यहाँ उसकी पत्नी है। और आतुष्य यानी भीषण तो उसका कौन है, रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र दान है, ठीक है। ये चीज मैंने बताई हुई है।
और यहाँ पर एक चीज था कीतु हितवा, ये वाला मैंने आप सभी को अभी बताया कि हितवा प्रिय भक्ति क्या त्याग से प्रिय हो जाता है। और नेक्स्ट जो था इसमें आप दुर्गम शास्त्र पंडित जयंती से पंडित क्या दूर तक जाता है। चलो इस चीज को हम छोड़ देते हैं, मैंने आप सभी को भवरे वाला बताया था, ये आप सभी रट लीजिएगा, इनसे पूछा जाएगा। कोई भवरा रात्रि का समय है, इसमें बताएगा, ये एक कहानी से रट लीजिएगा। एक क्या होता है, एक जो संदर्भ इसका क्या अन्य की विलास से है। एक भवरा जो है कमल कोश में बंद हो जाता है, वह रात पर ये सोचता है कि रात्रि समाप्त होगी, प्रातःकाल होगा और जो है धूप निकलेगी, सूर्य उदित होगा और धूप निकलेगी और क्या होगा, जो जिसमें कमल कोश जो बंद है वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। और इतने में जो है एक वो विचार मगज हो रहा था, पर दुख की बात तो यह है कि कमलनी को उखाड़ कर फेंक देता है, एक हाथी आ जाता है वहां पर, यही चीज। तो इसमें बताएगा व्यक्ति सोचता कुछ है ईश्वर जबकि कुछ और कर देता है। ठीक है, यही चीज मैंने आप सभी को इन उसमें बताई हुई है। तो आप सभी का यहाँ पर ये पोर्शन स्टार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, संस्कृत भारतीय संस्कृति पहचान ये बता रखी थी मैंने, जो पहला वाला था उसमें भारतीय संस्कृति यहाँ पे मिल गया आपको, पहचान यही भारतीय संस्कृति। और यहाँ पर वाराणसी मिल गया था, वाराणसी चैप्टर से है, और प्रबुद्ध मिल गया ग्रामीण, तो प्रबुद्ध ग्रामीण से है। तो ये तो मैंने बता दिया, ये कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का। और ऊपर वाला जो था तो वाराणसी मिल गया, तो कौन वाराणसी की मैंने पहचान बता दी आप सभी को, तो कौन से चैप्टर से होगा, वाराणसी चैप्टर से होगा। प्रबुद्ध ग्रामीण होगा तो प्रबुद्ध, संस्कृत से होगा प्रबुद्ध। ये देखो ग्रामीणों मिल गया, और यहाँ पर और भी आप सभी को ग्रामीण मिल गया तो प्रबुद्ध ग्रामीण से है। और आप सभी को क्या करना है, ये तो इसका संदर्भ तो लिख देंगे, 2 मार्क्स आप सभी के संदर्भ के यहाँ पर पक्के हो गए। हिंदी अनुवाद नहीं हुए तो क्या बात है, 2 मार्क्स तो यहाँ पर पक्के हो गए। और यहाँ पर भी आप सभी के 2 मार्क्स उसके पक्के हो गए। और हिंदी अनुवाद नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप तो दुर्गम से शास्त्र पंडित तो कोई बात नहीं, आप सभी 2 और 2 4 मार्क्स हो गए। और हिंदी अनुवाद आप सभी इनका कर सकते हैं जो मैंने आप सभी को बताया हुआ है। ठीक है, 4 मार्क्स आप सभी पक्के हो गए। संदर्भ तो लिख ही दीजिएगा। ठीक है, तो 48 ये हो गए, और 48 ये हो गए, 48 और 4 ये हो गए, तो 48 और 4 यहाँ पर 52 मार्क्स हो गए पक्के, बिना किसी झिझक के 52 मार्क्स आप सभी पक्के हो गए। मैंने 50 की बात की थी, 52 हो गए, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपका इनका आंसर लिख देते हैं तो आप सभी के लगभग 60 मार्क्स आप सभी यहाँ पर पक्के हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बहुत ही मेहनत की है इस वीडियो में, तो लाइक कर दीजिएगा आप, साथ ही अपने प्यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।